लास्ट वीडियो में हमने देखा था जैक और उसकी टीम को पता चलता है उनके दो और साथी सैंचेज और ओरोस्को भी मर चुके हैं। जैक बहुत गुस्से में होता है और अब आगे तभी 10 दिन पहले का सीन दिखाते हैं। लैंगस्टन के आदमी केल्विन को टॉर्चर कर रहे होते हैं। लैंगस्टन जानना चाहता था उसके प्लान के बारे में और कौन जानता है। उसे सैंचेज और ओरोस्को के बारे में पता होता है लेकिन केल्विन उसे कुछ नहीं बताता। वो एक रॉड से केल्विन के पैर तोड़ देता है। इसके बाद वो उसे एक हेलीकॉप्टर पे ले जाते हैं। केल्विन हंसने लगता है। लैंगस्टन पूछता है, तू मरने वाला है और तुझे हंसी आ रही है? केल्विन कहता है, मुझे ये सोच के हंसी आ रही है कि जैक तेरा क्या हाल करेगा। इसके बाद वो केल्विन को नीचे फेंक देते हैं। वहीं जैक गन्स की शॉपिंग करने पहुंचता है लेकिन वो गन्स अपने नाम पे नहीं ले सकता था। शॉप ओनर और जैक के बीच एक डील होती है जिसमें बहुत सा कैश इन्वॉल्व होता है और जैक वो गन्स लेके वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो न्यूयॉर्क पहुँचते हैं एक पुलिस कार उन्हें रोकती है। पुलिस वाला उन्हें गाड़ी में ही रहने को कहता है। जैक कहता है, मैं सोने जा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मुझे उठा देना। कुछ देर बाद रूसो वहाँ आता है। रूसो वही पुलिस वाला है जिसकी जैक ने धुलाई की थी। वो जैक को अरेस्ट कर लेता है। जैक नीली और डिक्सन को उस पास के बारे में पता करने को कहता है और डेविड ने लॉ की पढ़ाई की होती है तो वो उसे अपना लॉयर बना लेता है। रूसो उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहीं डिक्सन और नीली न्यू एज टेक्नोलॉजीज के ऑफिस पहुँचते हैं। वहाँ वो मार्लो से मिलते हैं। नीली उसे वो पास देती है और कहती है हम एक मर्डर केस पे काम कर रहे हैं और उन्हें ये पास मिला है। उन्हें इस पास के बारे में जानना है, ये पास किसको इशू हुआ था। मार्लो कहती है, हमारी कंपनी में हज़ारों लोग काम करते हैं, पता नहीं कितने डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ, और इस एक पास से वो उनकी मदद नहीं कर सकती। डिक्सन कहती है, जो मारा गया है वो हमारा दोस्त था। ये सुन के मार्लो उनकी मदद के लिए मान जाती है। वहीं जैक रूसो से पूछता है, तुमने मुझे अरेस्ट किया है तो हम यहाँ इस रूम में क्या कर रहे हैं? रूसो कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। जैक कहता है, तुम्हें सैंचेज और ओरोस्को की बॉडी मिली है। रूसो ये सुन के चौंक जाता है कि जैक को इस बारे में कैसे पता है। वो कहता है, हम दोनों के बीच एक बात कॉमन है, हम दोनों ही ये केस सॉल्व करना चाहते हैं। डेविड पूछता है, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? रूसो कहता है, केल्विन ने तुम सबको कॉल किया पर जैक को नहीं। जैक कहता है, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं है। रूसो कहता है, कोई तुम्हारी टीम को मार रहा है और मुझे लगता है तुम इस बारे में कुछ जानते हो। वहीं मार्लो नीली से कहती है, ये पास ट्रेवर नाम के एक आदमी को इशू हुआ था, वो यहाँ इंटरव्यू के लिए आया था। उसके रिज्यूम से वो उन्हें उसका एड्रेस दे देती है। वहीं जैक रूसो को $65 मिलियन स्कैम की थ्योरी के बारे में बताता है। जैक को लगता है रूसो करप्ट है। ये बात रूसो को पसंद नहीं आती और उन दोनों की बहस हो जाती है। डेविड रूसो से कहता है, अगर ऐसा नहीं है तो हमें कुछ ऐसा बताओ जो हमें नहीं पता। रूसो कहता है, मेरे पास एक सस्पेक्ट है। केल्विन के प्रिंटर से मुझे एक पेज मिला था जिसमें असारी महमूद नाम के एक आदमी के बारे में लिखा था। इंटरपोल के अकॉर्डिंग वो एक आर्म्स डीलर है पर सिस्टम में उसकी कोई फ़ोटो नहीं है। जैक रूसो को उन नेम्स की लिस्ट देता है जो उन्हें केल्विन की पेन ड्राइव से मिले थे। वहीं नीली और डिक्सन मोटेल में होते हैं। तभी डिक्सन कहती है, ये 7 पेजेस हैं जो कि 7 मंथ्स को दिखाते हैं और ये नंबर्स उन मंथ्स के डेज को, और उन्हें पता चलता है कि आखिरी के 7 महीनों में कुछ हुआ है पर वो क्या है ये उन्हें अभी तक नहीं पता। वहीं रूसो उन्हें बताता है, उस लिस्ट में से एक नाम पे फ़्लाइट टिकट बुक हुई है डेनवर से JFK की। फ़्लाइट 1 घंटे में है। जैसे ही वो आदमी एयरपोर्ट पे चेक इन करेगा हम उसे पकड़ लेंगे। तभी दिखाते हैं असारी एयरपोर्ट पहुंचता है पर वो एयरपोर्ट में उसका इंतज़ार कर रहे पुलिस वालों को पहचान लेता है और वहाँ से चला जाता है। वो लैंगस्टन को फ़ोन करके बताता है पुलिस एयरपोर्ट पे उसका इंतज़ार कर रही थी और उसे वहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। इससे ये तो साफ है इस केस में हथियार इन्वॉल्व है, पर लैंगस्टन का इसमें क्या रोल है ये अभी तक क्लियर नहीं है। अब असारी को एक न्यू आईडी चाहिए थी। तभी उसे एक ऐड दिखता है। वहीं जैक और उसकी टीम ट्रेवर के घर को देखती है। जैक ट्रेवर के पड़ोसी को कॉल करता है कंफर्म करने के लिए कि ये घर ट्रेवर का ही है। इसके बाद वो ट्रेवर के घर पहुंचते हैं। जैक एक हैंडमेड बॉम्ब अंदर फेंक देता है और वहाँ ब्लास्ट होता है। वहाँ अंदर कुछ आदमी होते हैं जो उनका इंतज़ार कर रहे थे। जैक उन्हें मार देता है। वो लोग घर की तलाशी लेते हैं पर वो आदमी हर जगह छुपे होते हैं। जैक और उसकी टीम एक एक करके सबको मार देते हैं। तभी जैक की नज़र बाहर खड़ी एक गाड़ी पे पड़ती है। जैसे ही जैक बाहर आता है गाड़ी वहाँ से जाने लगती है। जैक उसका पीछा करता है। तभी नीली घर की छत पे जाती है और जैक को गाड़ी की पोजीशन बताती है। गाड़ी में जो आदमी था वो उन पे नज़र रख रहा था। जैक एक बारबेक्यू ग्रिल उठा के गाड़ी की विंडशील्ड पे फेंकता है जिससे गाड़ी क्रैश हो जाती है। रीचर उसे पकड़ के पूछता है, किसने भेजा है तुम्हें? लेकिन इससे पहले वो कुछ बता पाता उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो आदमी मर जाता है। जैक उसका वॉलेट ले लेता है। वापस आके वो उन्हें बताता है वो आदमी भी न्यू एज के लिए काम करता था। इसके बाद वो अपने मोटेल आते हैं। तभी रूसो भी वहाँ आता है। रूसो कहता है, तुमने बॉम्ब यूज़ किया? जैक कहता है, हमें शक था ट्रेवर का एड्रेस हमें फंसाने के लिए दिया है
रूसो के पूछने पर वो बताता है, अटलांटिक सिटी में जिन्होंने हमें मारने की कोशिश की उनके पास से न्यू एज कंपनी का पार्किंग पास मिला था, जिसका मतलब है वो न्यू एज के लिए काम करते थे। और जब हमें वहां से उसका एड्रेस मिला तो हमें पता चल गया ये एक सेटअप है। जैक कहता है, ट्रेवर के घर के बाहर एक और आदमी था और वो भी न्यू एज के लिए काम करता था। सारे सबूत न्यू एज की तरफ इशारा कर रहे हैं। तभी रूसो उन्हें बताता है अजारी एयरपोर्ट नहीं आया, इसका मतलब है उसे पता चल गया है हम उसके पीछे हैं। डेविड कहता है, वो लिस्ट अब हमारी किसी काम की नहीं है। जैक कहता है, अजारी का जो भी प्लान है वो अभी भी मोशन में है। रूसो जैक से कहता है, अब ऐसी कोई हरकत मत करना। रूसो के जाने के बाद वो चारों उस आदमी की गाड़ी में होते हैं जिसे हार्ट अटैक आया था। वो न्यू एज के ऑफिस जा रहे होते हैं। वहाँ से उन्हें सारी हार्ड ड्राइव्स, सारी फाइल्स, सब कुछ चाहिए ये जानने के लिए कि न्यू एज इसमें कैसे इन्वॉल्व है। जैक कहता है, अलार्म बजने के बाद पुलिस को वहाँ पहुँचने में 2 मिनट लगेंगे और तब तक उन्हें अपना काम खत्म करना होगा। जैक कहता है, अगर मैं लेट हो गया तो मेरा इंतज़ार मत करना। इसके बाद जैक गाड़ी पार्क करता है सीधा न्यू एज की ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर और वो लोग अपना काम शुरू करते हैं। वो वहाँ से सभी हार्ड ड्राइव्स, फाइल्स, सब कुछ ले लेते हैं। तभी रिचर की नज़र एक फ़ोटो पे पड़ती है और वो फ़ोटो भी ले लेता है। भागने के लिए उन्होंने एक गाड़ी बिल्डिंग के बाहर पार्क की होती है। जब डेविड वहाँ पहुँचता है तो डिक्सन और नीली गाड़ी में होते हैं, पर जैक वहाँ नहीं होता। डेविड कहता है, हमें जाना होगा, पर डिक्सन जैक को छोड़ के नहीं जाना चाहती। नीली कहती है, ये जैक का ऑर्डर है और इसे तोड़ नहीं सकते। जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तभी पीछे से जैक भागता हुआ आता है। वो गाड़ी रोकते हैं और जैक भी उनके साथ वहाँ से निकल जाता है। जैक उन्हें वो फ़ोटो दिखाता है जिसमें स्वान होता है। स्वान न्यू एज के लिए काम करता था। इसके बाद वो तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहाँ वो उन फाइल्स को देखते हैं, पर उन्हें उसमें कुछ भी काम का नहीं मिलता। तभी डेविड कहता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि स्वान भी उन लोगों से मिला हुआ हो, लेकिन जैक ये मानने को तैयार नहीं होता। तभी उन्हें पता चलता है स्वान असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी था। जैक लैंगस्टन की फ़ोटो देख के कहता है, यह स्वान का बॉस है और हो सकता है मैंने अटलांटिक सिटी में जिससे बात की वो लैंगस्टन हो। वहीं रूसो को दिखाते हैं, वो न्यू एज के लिए वारंट लेने अपने बॉस लेफ्टिनेंट मार्श के पास जाता है। उसका बॉस कहता है, अब हमें वारंट की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें उन पर नज़र रखने को कहा था। वो जैक और उसकी टीम की बात कर रहा है। मार्श कहता है, ये काम जैक और उसकी टीम का है। वो रूसो से कहता है, जाओ और जाके पता करो जैक और क्या जानता है जो वो हमें नहीं बता रहा। नीली को स्वान और मार्लो के कुछ ईमेल्स मिलते हैं जिसमें स्वान ने एक सॉन्ग की तारीफ की होती है, लेकिन उन सबको पता था स्वान को वो गाना बिल्कुल पसंद नहीं था। गाने का नाम होता है लिटिल विंग। तभी जैक एक फाइल निकालता है जिसमें उसने लिटिल विंग नाम के एक प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था। जैक को एक मेमो मिलता है जिसमें लिखा होता है, न्यू एज ने लिटिल विंग को टेस्ट किया था मिलिट्री के लिए और सेनेटर मैल्कम लवॉय ने न्यू एज से वादा किया था वो इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल्स दिलवाने में उनकी मदद करेगा। तभी डेविड कहता है, मैल्कम पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है और कुछ भी कह सकता है। जैक कहता है, न्यू एज को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था और इसके लिए उन्होंने मैल्कम का इस्तेमाल किया। डिक्सन कहती है, हमें मैल्कम से बात करनी होगी, जिस पर डेविड कहता है, हमें सेनेटर से नहीं उसके लेजिस्लेटिव डायरेक्टर से बात करनी चाहिए। वो सेनेटर्स के लिए उनका सारा पेपर वर्क देखते हैं। डेविड मैल्कम के लेजिस्लेटिव डायरेक्टर का पता करता है। वहीं नीली और डिक्सन कहते हैं हो सकता है स्वान भी उनसे मिला हुआ हो, लेकिन जैक को अभी भी ये लगता है कि स्वान ऐसा नहीं कर सकता। तभी उनके आर्मी का सीन दिखाते हैं। उन्होंने एक ड्रग केस सॉल्व किया होता है। नीली ड्रग की प्योरिटी चेक कर रही होती है। वो बताती है ये ड्रग 99% प्योर है। तभी डिक्सन कहती है, यहाँ 48 की जगह 47 ब्रिक्स हैं। लाउरी कहता है, उसने खुद 48 ब्रिक्स काउंट करके स्वान की गाड़ी में रखी थी। जैक कहता है, गाड़ी एक बार फिर देखते हैं। नीली, जैक और स्वान गाड़ी चेक करते हैं। तभी स्वान को वो ब्रेक मिलती है। वो कहता है ये सीट के नीचे फंसी हुई थी और नीली को ये बात थोड़ी अटपटी लगती है, पर जैक इस पर ध्यान नहीं देता। वहीं अजारी को दिखाते हैं। वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू उस डॉक्टर से मिलता है। अजारी और ये डॉक्टर कुछ हद तक एक जैसे दिखते थे। अजारी उसे मार देता है और उसका आईडी लेके वहाँ से चला जाता है। वहीं डेविड उन्हें सेनेटर मैल्कम के लेजिस्लेटिव डायरेक्टर के बारे में बताता है। उसका नाम है डैनियल बॉयड और डैनियल आज बॉस्टन में एक कॉन्सर्ट में जाने वाला है। तभी जैक को रूसो का कॉल आता है। रूसो जैक पे बहुत भड़कता है। वो कहता है जैक की वजह से उसकी नौकरी जाने वाली थी। रूसो कहता है, तुमने न्यू एज से जो भी चुराया है वो सब मुझे चाहिए। जैक रूसो को न्यू एज की सिक्योरिटी टीम के बारे में पता करने को कहता है। नीली कहती है, पहले वो और डिक्सन मार्लो से बात करेंगे। डिक्सन पूछती है, तुम दोनों क्या करोगे? डेविड कहता है, हम ड्रग्स खरीदेंगे। डेविड उसी ड्रग डीलर के पास जाता है जिसकी जैक ने पहले धुलाई की थी। डेविड को देख के वो वहाँ से भागने लगता है, पर जैक उसे पकड़ लेता है। जैक उससे ड्रग्स ले लेता है और कहता है, भाई तू कुछ और काम ढूंढ ले। वहीं डिक्सन और नीली मार्लो के घर पहुँचते हैं। वो दोनों पीछे के दरवाजे से अंदर जाते हैं, पर घर में कोई नहीं होता। मार्लो की एक बेटी है। डिक्सन कहती है,
मार्लो बहुत जल्दी में यहाँ से निकली है। क्लोजेट और ड्रॉर्स भी खुले हुए हैं, कपड़े ज़मीन पे फैले हुए हैं। नीली जेन के रूम में होती है। जेन एक गेमर है। तभी डिक्सन नीली को बुलाती है। डिक्सन को वहाँ पैसों से भरा एक बैग मिलता है और ये देख के वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अगर मार्लो भाग रही है तो वो पैसों का बैग छोड़ के क्यों जाएगी। वहीं जैक और डेविड कॉन्सर्ट के लिए सूट पहनते हैं। डेविड पूछता है तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं। जैक कहता है डस्टबिन में। वो कहता है मेरे हाथ में जूते हैं, अगर कपड़े भी होते तो उन्हें रखने के लिए मुझे सूटकेस की ज़रूरत होती और उसे रखने के लिए मुझे एक घर चाहिए होता। तभी नीली और डिक्सन भी तैयार होके आते हैं। डिक्सन को देख के जैक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। डिक्सन वहाँ डैनियल के पास जाती है और अपनी सीट को लेकर कंफ्यूज होने की एक्टिंग करती है। डैनियल उसे अपने साथ वाली सीट पर बिठा देता है। नीली दूर से उन पर नज़र रख रही होती है। जैक और डेविड सामने के रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहे होते हैं। तभी जैक कहता है ये नंबर्स टैली हैं, यानी कोई चीज़ जो 14 में से 13 बार हुई और कोई चीज़ 13 में से 11 बार हुई। जैक कैलकुलेट करता है और दोनों साइड के नंबर्स का डिफरेंस होता है 650। 650 एट 100 के ईच। यही वर्ड सैंचेज ने फ़ोन पे कहे थे और वो इन नंबर्स का मतलब समझ गए थे। उन्हें बस ये पता लगाना था ये नंबर्स है किसके लिए। तभी डिक्सन और डैलियन बाहर आते हैं। नीली जैक से कहती है उसका दोस्त अपनी जगह पे है। डेविड पूछता है तुम्हारा दोस्त ये काम कर लेगा। जैक कहता है अगर वो आर्मी में होता तो हमारी टीम में होता। इसके बाद डिक्सन डैनियल को अपनी गाड़ी में ले जाती है और ड्रग्स निकालती है। जैसे ही डैनियल ड्रग्स लेता है, जैक का दोस्त लेफ्टिनेंट फिनली वहाँ आ जाता है और डैनियल को अरेस्ट कर लेता है। फिनली उसे कहता है मुझे पता है तुम सेनेटर मैल्कम के लिए काम करते हो और कुछ FBI एजेंट्स तुमसे बात करना चाहते हैं। इसके बाद डेविड और जैक नकली एजेंट्स बन के वहाँ आते हैं। वो डैनियल को डराते हैं, अगर डैनियल ने उनकी मदद नहीं की तो ये स्टोरी कल के अखबार के फ्रंट पेज पे होगी। वो उससे लिटिल विंग के बारे में पूछते हैं। वो कहता है लिटिल विंग एक एंटी मिसाइल सॉफ्टवेयर है जिसे बनाया गया था कमर्शियल प्लेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन न्यू एज नाम की एक कंपनी ने हमसे कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने कहा सॉफ्टवेयर को चेंज करके पोर्टेबल मिसाइल्स में यूज़ कर सकते हैं और उस सॉफ्टवेयर की मदद से मिसाइल को चकमा नहीं दिया जा सकता। एक बार अगर वो मिसाइल फायर कर दी तो टारगेट का बचना नामुमकिन है। डेविड पूछता है सेनेटर मैल्कम का क्या रोल है इसमें। डैनियल कहता है न्यू एज को इस सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए था और मैल्कम ने बस इसमें उनकी मदद की। तभी फिनली कहता है तुमने कहा ये मिसाइल्स कभी मिस नहीं करती। ये सुन के जैक और डेविड थोड़ा परेशान होते हैं। डैनियल कहता है पर यह टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे पास है और किसी के पास नहीं, और न्यू एज के दोनों ऑफिस बहुत सिक्योर हैं। तभी जैक पूछता है दोनों ऑफिस। उन्हें नहीं पता था कि न्यू एज के 2 ऑफिस हैं। डैनियल बताता है सॉफ्टवेयर यहाँ न्यूयॉर्क में बनता है और हार्डवेयर डेनवर में। डैनियल पूछता है क्या अब मैं जा सकता हूँ। जैक कहता है पता नहीं भाई, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। इसके बाद वो फिनली की मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। जैक नीली और डिक्सन को डेनवर जाने को कहता है और वो डेविड के साथ होमलैंड के पास जाएगा, शायद उन्हें अजारी के बारे में कुछ पता हो। डेविड कहता है हाँ, हम होमलैंड के ऑफिस जाएंगे और वो हमें अजारी के बारे में सब बता देंगे। जैक कहता है उसका भाई होमलैंड के लिए काम करता था। वो लोग एक डाइनर के बाहर रुकते हैं। तभी कुछ गुंडे मोटरसाइकिल्स में वहाँ आते हैं। उनमें से एक आदमी गन निकालता है और उनका लीडर जैक से उसकी बंदूक मांगता है। वो जैक को उसके नाम से बुलाता है। जैक कहता है क्या तुझे पता है आज तू यहाँ मरने वाला है। वो गुंडे उनकी गन्स ले लेते हैं। इसके बाद वो अपनी गन्स भी बैग में डाल लेते हैं। वो ये काम चुपचाप करना चाहते थे। जैक उनके हाथ पैर तोड़ना शुरू कर देता है। सबको ठिकाने लगाने के बाद नीली सबकी गन्स उन्हें वापस करती है और जैक उस आदमी के फ़ोन से लैंगस्टन को कॉल करता है। लैंगस्टन ने कई बार जैक को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, पर वो इसमें कामयाब नहीं हुआ। वो जैक के साथ डील करना चाहता था। वो पूछता है क्या चाहिए तुम्हें। जैक कहता है मैं तुझे हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकना चाहता हूँ। और यहीं खत्म होता है रीचर सीजन 2 का 4था एपिसोड। कैसी लगी अभी तक ये सीरीज़ आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। आगे के एपिसोड्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।